शामिकम क्या हाल है ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट सेशन हमारा था कैंडलस्टिक्स के ऊपर और ट्रेंड लाइंस के ऊपर प्राइस एक्शन से रिलेटेड, जो कि हमने एक रिव्यू लिया था और हमने देखा था। उसी से लिंक करता हुआ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, ये भी उसी से रिलेटेड है। कुछ एजुकेशनल वीडियोस थी आगे पीछे मीडिया प्लेटफॉर्म से मैंने पिक की थी कि आई होप को ये थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग दे सके। ऑल्दो कि ये अलग लैंग्वेज में थी तो इसलिए मैंने इसे वीडियो प्ले की और मैं खुद इसके ऊपर अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ। फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन है आप लोगों को कुछ भी है तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क मी आउट। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो इसको आप जब दिल चाहे आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं जैसा आप कहें। जहाँ जहाँ असिस्टेंस की जरूरत हो तो आई विल बी देयर। आई होप कि कुछ ना कुछ तो इमेज और कुछ ना कुछ तो आप लोगों के जहन में रिगार्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस मौजूद होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाई कैसे जाती है और कैसे पिक की जाती है। सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, सपोर्ट कहाँ एग्जिस्ट करती है और रेजिस्टेंस कहाँ एग्जिस्ट करती है, वैलिड कौन सी सपोर्ट है, वैलिड कौन सी रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं कौन से नहीं है, इनको किस तरह करना है किस तरह नहीं करना है, इनकी रिलेबिलिटी क्या है क्या नहीं है। ये चीज़ें मैं वैसे पहले आप लोगों को बता चुका हूँ लेकिन फिर भी लेट्स टॉक अबाउट इट कि जी क्या क्या नहीं है। जो प्राइस जहाँ से रिजेक्शन ले रही होती है अप साइड से हम उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जहाँ पे डाउन साइड से वो ऊपर पंप हो रही होती है वापस हम उसको सपोर्ट बोलते हैं। सपोर्ट एरिया में बायर्स ज़्यादा होते हैं और रेजिस्टेंस एरिया में सेलर्स ज़्यादा होते हैं। तो वहां से सेलर्स जो हैं वो प्राइस को चढ़ने नहीं देते हैं और नीचे सपोर्ट पे बायर्स होते हैं जो प्राइस को और गिरने नहीं देते हैं। ये एक सिंपल सी लॉजिक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कि जी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती क्या चीज़ है। ये आपको हर टाइम फ्रेम में और हर उस पे मिलेगी। इनमें से कौन सी परमानेंट है कौन सी नहीं है ये बहुत ज़रूरी है। कल हम बात कर रहे थे एक लेक्चर में, इफ़ यू रिमेंबर, वेल ऑर्डर्स क्या होते हैं। वेल ऑर्डर्स वो होते हैं जहाँ पे सप्लाई और डिमांड मौजूद होती है। सप्लाई एंड डिमांड कैसे जनरेट होती है, यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर्स पिक होते हैं या जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने लगाए हुए होते हैं या यहाँ पे किसी इंडिविजुअल ने लगाए होते हैं। वी बीइंग द रिटेलर्स, हमारा जो है वो इतना नहीं है पोटेंशियल कि हम उस लेवल पे जाके मार्केट को मैनिपुलेट कर सकें। तो बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर्स को देख के ये चीज़ की जाती है। अगर वेल्स जो हैं बड़े ऑर्डर प्लेस जो कर रहे हैं उन्होंने प्राइसेस लगाई नहीं है ऐसी, तो मार्केट जो है वो वहां तक पंप करेगी करेगी या वहां तक डंप करेगी करेगी। वो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे होते हैं। इसी तरह लिक्विडेशंस होती हैं। लिक्विडेशंस किस लिए इंपॉर्टेंट होती हैं कि लोगों को मार्केट का आइडिया नहीं होता, वो मार्केट के अंदर एंट्री लेके बैठे हुए होते हैं और एक प्राइस आती है उसके ऊपर उनकी प्राइसेस गिर जाती हैं, वहां पे वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बड़े ऑर्डर्स होते हैं वो लाजमत एक बारी में पिक नहीं होते हैं, तो एक ही जगह मार्केट कंसोलिडेट इसीलिए कर रही होती है कि जो बड़े ऑर्डर्स लगे होते हैं वहीं पे वो कंटिन्यूसली घूमती है कि वो सारे ऑर्डर्स पिक करे और फिर उसके बाद पम्प करके ऊपर चली जाती है। तो ये एक सिंपल सी लॉजिक है मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कि वहाँ पे मार्केट क्यों जाती है और क्यों गिरती है और क्यों नीचे आती है और क्यों ऊपर जाती है। तो अगर रेजिस्टेंस पे है, लोगों ने प्रॉफिट रखा हुआ है, वहाँ पे सेल ऑर्डर ज़्यादा लगे हुए हैं। जैसे ही मार्केट वहाँ पहुंचेगी वहाँ पे ऑर्डर सेल होना शुरू होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो हम जैसे छोटे छोटे ट्रेडर्स बैठे होते हैं उनमें से बहुत से को लगता है कि मार्केट ऊपर चली जाएगी, लेकिन लॉजिकली हो ये रहा होता है मार्केट नीचे से ऊपर आई होती है, वहाँ पे एक्यूमुलेट करती है और मार्केट में बहुत चांसेस होते हैं वहाँ से नीचे जाने के। अनसर्टनली मार्केट वहाँ से ऊपर भी चली जाती है अगर बायर्स का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो तो। वरना वहाँ पे सारे सेल ऑर्डर्स कंप्लीट हुए और मार्केट नीचे चली गई, क्योंकि कोई आएगा कोई बाय करेगा तो कोई सेल करेगा। ये सिनेरियो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर चल रहा होता है। तो ये बेसिक साइंस है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कि दोनों का मकसद है क्या और ये चीज़ क्यों हो रही होती है। अच्छा, एक चीज़ और रखिएगा कि ये वैलिडेट भी तब हो रहे होते हैं जब ये रीटेस्ट हो रहे होते हैं पॉइंट्स कि हाँ जी यहाँ पे प्राइस आई है, करेक्टिव मूव लेके दोबारा टेस्ट करती है अपने आप को, फिर मार्केट जो है वो दोबारा से पंप या डंप करती है। तो मार्केट में इस तरह की मूवमेंट्स आती हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल है। आपको हर टाइम फ्रेम में मिलेगी, चाहे वो 1 मिनट हो, चाहे 5 मिनट हो, चाहे 10 मिनट हो, 1 घंटा हो, या जितना भी बड़ा हो, ये आपको हर टाइम फ्रेम के अंदर मिलेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और ट्रेडर्स काम ही इसी के ऊपर कर रहे होते हैं। अच्छा, दैट इज इरेलीवेंट के किस हिसाब से नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ट्रेडर्स 3 टाइप के इंट्राडे हैं,
स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं। तो ये उसी हिसाब से डाटा को अपने एडजस्ट करते हैं। जैसे हम लोग भी बैठे हैं, हम लोग भी इसी तरह करेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, चार्ट को जूम आउट कर लेते हैं, बड़े बड़े पॉइंट्स देखते हैं हम लोग कि कहाँ है कहाँ नहीं है। जहाँ पे एटलीस्ट 3 पॉइंट जो है टच कर रहे हो, या 2 पॉइंट टच, मिनिमम 2 पॉइंट मैक्सिमम हो तो बहुत अच्छी बात है। तो उससे ये अंदाजा होता है कि वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो अगर दो से ज़्यादा पॉइंट टच कर रहे हैं, दो से ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर लेके चल रहे हैं, तो उस पॉइंट्स को हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे बनाते हैं। और वहीं पे अगर विक्स लगी हुई है लंबी लंबी, तो हम उनको एक्यूमुलेशन के लिए दे देते हैं कि इन पॉइंट्स के अंदर ट्रेड हम लोग चूज नहीं करते हैं। उसकी वजह यही होती है कि वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड होता है कि जी मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगी, ये किसी को नहीं पता होता है। तो ये बार बार मैं अर्ज करता हूँ, मैं फिर इस लेक्चर में भी अर्ज कर रहा हूँ, टाइम फ्रेम इज को रिलेटेड, वो आपको हर सूरत देखना है, क्योंकि टाइम फ्रेम के बगैर चीज़ें सेटल डाउन नहीं होंगी। तो अगर आपने 15 मिनट की ट्रेड लेनी है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 घंटे में ढूंढें। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिलेंगे वो आपको 1 या 2 घंटे 1 घंटे में मिलेगा, और आपको जो छोटे पॉइंट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट तो लेवल्स मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसी तरह अगर 1 घंटे की ट्रेड करनी है तो 1 दिन और 4 घंटे का चार्ट देखें, वो आपको मार्केट का सही सिनेरियो बताएगा। उसी हिसाब से फिर आप जो है अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मूव प्लेस करेंगे। खैर, ये तो हो गई अपनी जगह बात, कि जी प्राइस रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उनको किस किस टाइम फ्रेम पे और कैसे कैसे देखना है और किस किस तरह देखना है, कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं कौन से नहीं होते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जहाँ से शार्प रिवर्सल आ रहा हो, जिसका भी मेंशनड आप ग्राफ में भी देख रहे होंगे, वहाँ पे जो प्राइस एक्शन है वो ये बता रहा है कि जी यहाँ पे बायर्स या तो सेलर्स बहुत स्ट्रेंथ में बैठे हुए, स्ट्रांग में बैठे हुए हैं, इससे वो दे रहे हैं। तो वो पॉइंट हमारे लिए अहमियत का हामिल बन जाता है, कैसे कैसे नहीं। लेकिन हरगिज ये मतलब नहीं कि चार्ट के ऊपर इतना, जिस तरह अभी ये मेंशन किया जा रहा है कि इतने भर के लगा लें आप। 3 पॉइंट, एट 2 पॉइंट एटलीस्ट, दो से ज्यादा हो, तीन तीन इज वैलिडेटेड पॉइंट। वो आपको ये बता देगा कि हाँ भाई, इस पॉइंट और इस रेंज के अंदर बायर और सेलर मौजूद हैं, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स बहुत ही स्ट्रांग है या स्ट्रेंथफुल है। यहाँ पे जो बायर्स या सेलर्स हैं, दे हैव द पोटेंशियल कि मार्केट को रिवर्सल दे सकें या कंटिन्यूशन में लेके जा सकें। अच्छा, ये भी ध्यान में रखिएगा, एक सपोर्ट पॉइंट डिस्टेंस बन सकता है और एक रेजिस्टेंस पॉइंट सपोर्ट भी बन सकता है, अगर वहां से मार्केट ब्रेकआउट हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए। तो ये भी एक छोटी सी पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसी तरह अभी इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि लाइंस लगाने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइंस प्लेस कर दी हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर, इसका ऑप्शन मौजूद है, मैंने आप लोगों को लगा के दिखाई थी। अगर आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए प्लेस की जाती है कि लॉन्ग विक्स लगी हों, तो इसका मतलब ये है कि प्राइसेस वहाँ पे बायर और सेल्स बहुत मौजूद है, प्राइस वहाँ पे कंटिन्यूसली वोलेटाइल रहेगी और ऊपर नीचे भागती दौड़ती रहेगी। तो यूजुअली एंड जनरली हम इस तरह के पॉइंट्स को और इस तरह की पोजीशंस को अवॉइड करते हैं कि जी यहाँ से मार्केट जो है वो भागे आगे पीछे। खैर, ये एक जनरल सी बात थी। ये मेरे ख्याल में जो बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप कि ये बातें आप लोगों को याद होंगी और आप लोग उसको कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और किसी किसी पोजीशन पे ले होंगे। ये बात याद रखिएगा कि नो बडी इज एक्यूरेट, नो बडी इज परफेक्ट। तो रिस्क इज ऑलवेज देयर। ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी चेंज होते रहते हैं कंटिन्यूसली हर टाइम फ्रेम के हिसाब से। इतना फ्रीक्वेंट नहीं होते, लेकिन चेंज होते रहते हैं। तो इस चीज़ को एक ध्यान में रखिएगा आप। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर अभी आपने कोई सपोर्ट बनाई है तो वो हमेशा वही रहेगी, या आपने रेजिस्टेंस बनाई है तो हमेशा वही रहेगी। इट कैन बी चेंज। प्राइस एक्शन जोन, जो मैं आपको हॉरिजॉन्टल बॉक्स की बात कर रहा था, ये वो जगह है जहाँ पे मैनिपुलेशन हो रही है, मार्केट में एक्यूमुलेशन हो रही है, जो आपको चार्ट में नजर भी आ रहा होगा। यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों मौजूद हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा रही है, यहाँ से मार्केट नीचे भी आ रही है। तो इस जोन्स के अंदर हम लोग यूजुअली जब ड्रॉ करते हैं तो हम लोग ट्रेड नहीं पिक करते हैं, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता कि मार्केट ने ब्रेकआउट देना है कि नहीं देना है। इसी के अंदर टू द टॉप, टू द बॉटम्स या फेक लॉन्ग विक्स जो है वो बहुत लग रही होती हैं। तो वो सिनेरियो भी देखना पड़ता है। अच्छा, अगर यही सपोर्ट या रेजिस्टेंस बार बार रिटेस्ट हो रहा हो तो वो आपको उसकी स्ट्रेंथ भी बता रहा होता है। इसकी रिलायबिलिटी जो है वो कैसे आपको पता चलेगी, कैसे आपको अंदाजा होगा कि ये रिलायबल है या नहीं है। उसके मैं आपको पहले बता चुका, अगर एक दफ़ा से रिटेस्ट ले लिया है तो आपके लिए वो ट्रेडिंग जोन है। अगर नहीं ले रहा है, क्योंकि मार्केट नहीं भी लेती है, चली जाती है डायरेक्ट, तो आपके लिए रिस्की फैक्टर बन जाता है।
ये जहन में रखिएगा, मैं आपको पहले ही बोला कि नथिंग इज परफेक्ट, नथिंग इज 100% फॉर श्योर। ये रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क है। आप जितना अपने आप को सेफ साइड पर रख के चलेंगे उतना यू कैन गेन प्रॉफिट इन इट। जितना जल्दबाजी करेंगे उतना इसमें नुकसान होगा। तो देर इज नो पॉइंट इन हरिंग। आपको इसमें भागने से नहीं कुछ मिलेगा। टेक योर टाइम, हैव पेशेंस, फिर लेके इस चीज़ को चलें, क्योंकि लाइफ का जो एक्सपीरियंसेस है टोटली डिफरेंट, साइकोलॉजी डिफरेंट है, और ट्रेडिंग की साइकोलॉजी इज समथिंग डिफरेंट। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस और साइकोलॉजी इसके अंदर नहीं चल सकती। तो इसको नहीं कीजिएगा। वेट फॉर द राइट टाइम, तब ट्रेड चूज करें। मैक्सिमम प्रॉफिट गेन्स तब हो सकते हैं। अगर आपकी साइकोलॉजी सेट नहीं है तो देर इज नो पॉइंट इन डूइंग ट्रेडिंग। तो इस चीज को बिल्कुल अलग रखिएगा और अपनी लाइफ को बिल्कुल अलग रखिएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मैंने आपसे बोला कि किसी भी चीज को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या प्राइस एक्शन भी हो, इंडिकेटर्स भी हो, इंडिपेंडेंटली और सिंगली ट्रेड नहीं करना है बिल्कुल भी। अदर चीज़ों की सपोर्ट और हेल्प से करना है। जिस तरह इसमें हमने प्राइस एक्शन पीछे बात की, अब ये जो बता रहा है ट्रेडिंग में वो प्राइस एक्शन ही बता रहा है कि कैंडल जो है उस जोन से बाहर निकल जाती तो वी विल थिंक अबाउट इट कि जी हो सकता है कि रिवर्सल है, या कंटिन्यूशन है, या ब्रेकआउट है, या ब्रेक डाउन है, जो कि मैं आपको आगे भी बताऊंगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। कन्फ्लुएंस, जिसको हम एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। ये आपको जहन नशीन करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप लोग जो हैं वो इसको बड़ा सीरियस नोट पे एक एक चीज़ को देख रहे हैं। अगर आपका तबीयत ठीक नहीं है, माइंडसेट सेट नहीं है, डिस्टर्ब हैं, ऑक्युपाइड हैं, रश कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो डोंट गो इनटू द ट्रेडिंग। क्योंकि इस तरह के टैक्टिक्स में इस तरह काम करते हुए आपका जो माइंड है वो डिस्टर्ब होगा। यू आर नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग। तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, इन चीज़ों के अंदर नहीं घुसिएगा। अच्छा, अब जो है हम डिस्कस करेंगे या जो भी है बात करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए हमें ट्रेड कैसे लेनी है, इनके सीक्रेट्स क्या हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे होता है, हमारे लिए पॉइंट्स क्यों अहमियत क्या मिल हैं, और इसकी वैलिडेशन क्या है क्या नहीं है। मैंने आप लोगों को शायद कुछ अर्से पहले एक इंडिकेटर भी बताया था, पिवट्स हाई एंड लो का। वो आपको हर टाइम फ्रेम के अंदर बता रहा होता है कि जी कौन सा पॉइंट हाई है, कौन सा लो है, और उस के दरमियान में मार्केट क्या चले। पिवट्स हाई और लो जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करते हैं, और उनका पर्पज ही यही है कि वो ये बता रहे होते हैं कि जी यहाँ पे सपोर्ट एग्जिस्ट कर रही है, पिवट लो है तो इसका मतलब ये है कि जी यहाँ पे सपोर्ट है, पिवट हाई है तो इसका मतलब है यहाँ पे रेजिस्टेंस मौजूद है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड जो है वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के हिसाब से ली जाती है, और हमारी कोशिश यही होती है कि हम ट्रेड वहां से चूज करें या पिक करें जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही हो। दरमियान के टाइम फ्रेम में अगर आप लोग लेंगे या दरमियान में घुसने की कोशिश करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस भी बढ़ जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंटली जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये कि आपके पास कंफर्मेशन नहीं होगी। ये एक सिंपल सा तरीका है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है क्या नहीं है, और कब कैसे में ब्रेकआउट पता चलेगा और किस तरह नहीं पता चलेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर एक सपोर्ट को या रेजिस्टेंस पॉइंट को कंटिन्यूसली आके कॉइन टच कर रहा है, अगर वो रेजिस्टेंस को बार बार टच कर रहा है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 90% चांस के वो उसको ब्रेक कर देगा। इसी तरह अगर वो सपोर्ट को आके कंटिन्यूसली टच कर रहा है और वो सपोर्ट का पॉइंट एक ही उसको बार बार टच किए जा रहा है, टच किए जा रहा है, तो इससे ये कंफर्मेशन है कि वो अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर देगा और कॉइन नीचे और चला जाएगा। ये जिस तरह अभी आपको नजर आ रहा है, अच्छा ये ब्रेकआउट हो रहा है तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड ले लें। ये इसे हम फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन इसमें बहुत दफा ये भी होता है कि फेक ब्रेकआउट हो जाए तो आप मार्केट के अंदर वापस आ जाते हैं और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ये जो भी मैंने आपको लॉजिक बताई सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, आपको इसमें देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली वो सपोर्ट को टच कर रहा है और एक वक्त आने वाला होता है तो उसको ब्रेक डाउन देता है, ब्रेक करके नीचे चला जाएगा। अच्छा, सिर्फ इसको देख के ट्रेड नहीं ली जाती है, इसमें आपको इंडिकेटर आरएसआई यूज कर लें, एमएससीडी यूज कर लें। वो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। वो आपको प्राइस एक्शन बता रहे होते हैं तो आपको पता चलता है क्या है। यहाँ पे इनफैक्ट आपको प्राइस एक्शन में कैंडल स्टिक भी बता देंगे कि जी कैंडल स्टिक का पैटर्न भी बता देगा कि हाँ जिसने ब्रेक करना है या नहीं करना है। लेकिन फिर भी एक से दो इंडिकेटर भले हैं, वो ज्यादा आसान है। सीधा
अपोलॉजीज। इसी तरह ब्रेकआउट के साथ साथ रिवर्सल्स भी हैं जो कि हम देखते आ रहे हैं, हमें ये अंदाजा नहीं होता कि जी वो पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है। अब आपने 10 मार्क किए होंगे रेजिस्टेंस लाइन और 10 मार्क कर ली होंगी सपोर्ट लाइन, लेकिन आपको ये नहीं पता कि भाई कौन सा जो है वो स्ट्रेंथ है जिसमें कौन सा होल्ड कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। तो उसके लिए सिंपल सी 3 टिप्स हैं जो कि आपको ये बता देंगे कि जी कैसे कैसे नहीं। जब भी सपोर्ट पे आएगा, अगर वहां पे कैंडल्स जो हैं वो तेजी से आने लग जाएं नीचे की तरफ, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रांग मूव की वजह से कि जी वो उसको हो सकता है ब्रेक कर दे। तो ये एक ब्रेकआउट का तरीका होता है। इसी तरह अगर वो ऊपर जा रहा है और वहां जाके वो बुलिश कैंडल बनाता है जिसकी विक बहुत लंबी बन जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है। इसी तरह अगर सपोर्ट पे आ रहा है और बेरिश कैंडल है और बेरिश कैंडल जो है वो बहुत लंबी विक मार देती है, तो इसका मतलब ये कि सपोर्ट जो है वो रहेगा और सपोर्ट से वो वापस मार्केट पंप कर जाएगी। तो कैंडल्स की फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर स्ट्रांग बेरिश कैंडल है सपोर्ट पे जाके हिट करती है और बहुत लंबी विक लगा देती है, तो इसका मतलब है कि सपोर्ट अपनी जगह एग्जिस्ट करेगा, वहां से मार्केट रिवर्सल ले लेगी वापस ऊपर चली जाएगी। लेकिन ये 100% कंफर्म नहीं है। इसी तरह बेरिश के ऊपर भी यही सिनेरियो है कि अगर वो ऊपर जा रहे हैं ग्रीन कैंडल्स और वहां जाके एक लॉन्ग विक मारता है और लॉन्ग विक मारने के बाद जो है वो प्राइस रिजेक्शन आती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट रिवर्सल है, मार्केट नीचे आ सकती है। लेकिन फिर वही बात, इट्स नॉट 100% कंफर्म, तो इसीलिए हम लोग रीटेस्ट का वेट करते हैं। ये जो भी मैं बात कर रहा था, आप लोगों को ये रिजेक्शन पिन बार कैंडल्स नजर आ रही होंगी, लॉन्ग विक्स होती हैं ये। अगर ये नीचे सपोर्ट पे बन रही है तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट वापस सपोर्ट को टच करके ऊपर चली जाएगी। रेजिस्टेंस पे बन रही है तो इसका मतलब है मार्केट वापस टच करके नीचे सपोर्ट की तरफ आ जाएगी। लेकिन फिर बात बता रहा हूँ, सिर्फ प्राइस एक्शन ये सब पोजिशन मैटर नहीं कर रहा है। प्राइस एक्शन देखना बहुत जरूरी है। इंडिकेटर आप अगर यूज करें तो वेल एंड गुड, क्योंकि मार्केट जो है वो कभी कभी मैनिपुलेट करती है आपको, और हो सकता है वो रिजेक्शन की जगह वहां पे रीटेस्ट करके ऊपर निकल जाए। तो ये बातें जहन नशीन रखिएगा, सिर्फ एक चीज की बेस पे ट्रेड नहीं कीजिएगा कि आप ये सोचें कि जी मैं बस देख लिया हो गया और चल पड़ा। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर ऐसा आप लोग करेंगे या ऐसा आप लोग सोच रहे हैं करने के लिए, तो हो सकता है कि 10 में से 7 ट्रेड 6 ट्रेड आपके फेवर में चली जाएं, लेकिन हो सकता है 4 ट्रेड आपको नुकसान दे जाएं। तो वो जो 4 ट्रेड आपको नुकसान दे जाएंगी, वो पता चला जितना हमने प्रॉफिट बनाया था उससे ज़्यादा का आप लॉस करके। तो पेशेंस इज मैंडेटरी, पेशेंस के बगैर काम नहीं करना है। तो इस चीज़ को भी एक जहन में रखें। विदाउट पेशेंस नहीं चलती ट्रेड्स, नहीं चलती मार्केट। तो इस चीज़ के ऊपर नहीं कीजिएगा ऐसा कुछ। तो ये ख्याल एक रखना है आप लोगों ने कि कैसे कैसे, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर सेलर्स और बायर्स मौजूद होते हैं और किस वक्त किसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए नो बडी नोज। इसलिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, रीटेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रीटेस्ट पे ट्रेड ले रहे हैं तो फिर आपका स्टॉप लॉस पे घबराहट नहीं होगी। अगर आप रीटेस्ट पे ट्रेड नहीं ले रहे हैं, आप पहले इसके ऊपर ले रहे हैं, तो देर आर ब्राइट चांसेस कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये बस ख्याल रखिएगा कि कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है और किस तरह लेना है तो किस तरह नहीं लेना है। ये चीज़ प्राइस एक्शन आपको बताएगी और उस हिसाब से। जैसा ये अभी आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से सेल करने के लिए कि जो बायर्स ने इंटरेस्ट शो नहीं किया, ऊपर लॉन्ग बैक उसने मार दी, नीचे जो है वो शूटिंग स्टार बन गया। शूटिंग स्टार रिप्रेजेंट के जी बेरिश है मार्केट, मार्केट नीचे जाएगी। और ये आपके सामने मार्केट जो है उस सेल की तरफ इन्होंने ट्रेड पिक कर ली है। इसी तरह अब ये कैंडल है, आपने देखा ग्रीन ऊपर आया, ग्रीन ऊपर क्लोज हुआ, लोगों को लगा कि जी ब्रेकआउट हो गया है, नहीं ब्रेकआउट नहीं हुआ है। नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर ओपन होके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो वहां से ये कंफर्मेशन आपको मिलेगी कि मार्केट जो है ऊपर जा रही है। वरना अगर रेड कैंडल बन जाती है तो इट्स नॉट कंफर्म कि मार्केट जो है वो कहाँ पे जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। तो ये छोटे से लॉजिक्स हैं। इसी तरह ये चीज सपोर्ट के ऊपर है, अगर रेड कैंडल नीचे आके क्लोज हो रही है, अगली जो कैंडल है वो अगर सी के नीचे क्लोज होती है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट विल गो डाउन। और एक रिटेस्ट के बाद फिर वही कहानी होगी, अगर मार्केट इस तरह नहीं करती है तो फिर वो वापस आएगी अपनी पोजीशन के ऊपर, और जो लास्ट स्विंग लेवल होगा या सपोर्टिंग जोन होगा उधर से रिटेस्ट लेके मार्केट वापस ऊपर या नीचे जाएगी। तो रिस्क रिवॉर्ड इसी तरह एडजस्ट होता है, स्टॉप लॉस आप लोगों के इसी तरह एडजस्ट होते हैं।
स्टॉप लॉस सीधा मार्केट करना होता है। मैं बाबा आपसे बहुत जिक्र कर रहा था पहले भी, चार्ट कंटिन्यूसली देखें, कुछ करें ना करें, होली ग्रेल बना लें इसको, बस पढ़ देखते रहे देखते रहे देखते रहे, आपको ये चीज़ें खुद समझ में आ जाएंगी कि मार्केट किस तरह चलती है किस तरह नहीं चलती है। अब देखें, ये जो हम मार्केट में बात कर रहे थे कि जी मार्केट में कैसे है कैसे नहीं है, ब्रेकआउट किस तरह होता है और किस तरह नहीं होता है, तो अगर कैंडल इस तरह ऊपर जाके लंबी क्लोज मार रही है और क्लोजिंग के बाद, अच्छा ये जो पैटर्न्स है ना, ये जो आप चीजें देख रहे हैं, ये ब्रेकआउट पैटर्न्स हैं। तो जहन में ये भी रखिएगा कि फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ सबको, मैं हर किसी से बोलता हूँ कि वेट फॉर द रीटेस्ट। रीटेस्ट बहुत ज़रूरी है। आधा घंटा एक घंटा वेट करना इज मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन कि आप घुस जाए मार्केट के अंदर ब्रेकआउट समझ के और उसके बाद आप फंस जाए। अब ये देखेंगे, ब्रेकआउट था, मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुई, लेकिन रेड एक कैंडल बनी जो वापस मार्केट में आई, और फिर उसके बाद उसने हिट कर दिया। तो बहुत सारे लोगों ने बाय ऑर्डर्स लिया होगा। तो हमेशा वेट करना चाहिए ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट कैंडल का। नेक्स्ट कैंडल विल लेट यू नो कि मार्केट जो है वो क्या चाह रही है क्या नहीं चाह रही है। अगर आप नेक्स्ट कैंडल का वेट नहीं करते हैं, एंड इफ यू गेट इन द मार्केट, तो मार्केट ने वही करना है जो अभी आपको नजर आ रहा है कि लोगों ने ब्रेकआउट देखा, रिटेस्ट का वेट नहीं किया नेक्स्ट कैंडल का, और लोग जो है वो एंट्री ली और उसके बाद मार्केट उनको ले जाके कहाँ हिट कर गई। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, इनको ना इग्नोर नहीं करें। जो ट्रेड में लॉसेस होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि हम लोग प्राइस एक्शन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग प्राइस एक्शन देखते नहीं है। हम ब्रेकआउट्स, फेक ब्रेकआउट्स, कैंडल स्टिक्स फॉर्मेशंस हम ये नोट नहीं करते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग के अंदर। आई एम कंटिन्यूसली सेइंग, आपको अगर प्राइस एक्शन समझ में आ गया कि जी प्राइसेस क्या कहती हैं, कैंडल्स क्या कहती हैं, कैंडल किस तरह चलती हैं, आपको ट्रेंड समझ में आ गया, एंड यू नो कि जी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, बस दीज थ्री थिंग्स इफ यू अंडरस्टैंड और आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग है इसकी, आई वुड रिकमेंड कि अगर मेरे लेक्चर्स में आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है, अगर कुछ मिसिंग है यू कैन आस्क मी आउट। अगर नहीं है तो आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, आपको कहीं ना कोई पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जो हो सकता है मैंने ना बताया हो, और जो ना हो मेरे उसके अंदर, तो एटलीस्ट आप लोग जो है उसको देख के कोई नई चीज़ सीख सकते हैं। तो सीख लर्निंग की कोई एज नहीं है। लर्निंग के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि इसको कंटिन्यूटी में रखें, ये आपके लिए आसानी होगी। इसी तरह प्राइस रिवर्सल देख लिया आपने, हमने बात के लिए ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट क्या नहीं है। ब्रेकआउट किस तरह ट्रेड करते हैं वो मैं आप लोगों को पहले बता चुका कि भाई कैंडल आ रही है, अगली बड़ी क्लोज हो रही है सपोर्ट से नीचे जाके या रेजिस्टेंस से ऊपर जाके, और जो नेक्स्ट कैंडल है वो उसके बाद की बन रही है और वो इसको कंटिन्यूटी में जाके क्लोज दे रही है, तो इसका मतलब है मार्केट जो है वो ब्रेकआउट कर चुकी है और मार्केट जो है वो आगे जा रही है। वो एक दफ़ा रिटेस्ट फॉर्मेट कभी कभी नहीं भी आती है रिटेस्ट करने के लिए, मैंने आप लोगों को ये बताया भी था, और मैंने आपको कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन भी बताई थी कि ब्रेकआउट में अगर नेक्स्ट कैंडल कौन सी बन रही है तो क्या चांसेस हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी कि मार्केट नीचे जाएगी। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो चार्ट पैटर्न के ऊपर भी आप लोगों को मैं समझा दूंगा, अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट है तो उस पर भी किया जा सकता है। इसी तरह एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, अगर सपोर्ट के ऊपर आ गई है प्राइस और वहीं पे घूम रही है प्राइस, तो डोंट एक्सपेक्ट कीजिए मार्केट वापस जो है वहां से ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। वहां पे आप लोगों को वेट आउट करना है किस चीज़ का, कि मार्केट ने क्या करना है, क्योंकि अक्सर होता है रेजिस्टेंस पे जाके बिल्टअप होता है, मार्केट ऊपर भी चली जाती है नीचे भी चली जाती है, तो वॉल्यूम डज मैटर अलॉट, प्राइस एक्शन डज मैटर अलॉट। वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही होती है क्योंकि बड़े बड़े ऑर्डर्स जो होते हैं वो प्लेस हुए हुए होते हैं। उससे आपको एक गारंटी मिल गई कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। जो बड़े ऑर्डर जब फिल हो जाते हैं तब वहां से वो मार्केट अचानक से पंप करती है। तो मार्केट के अंदर इसी तरह नीचे अगर जा रही है, आके सपोर्ट जोन पे रुक गई है, कंटिन्यूसली रुकी हुई है, वहां से नीचे नहीं जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे जो सेलर्स हैं वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं अपने सारे के सारे ऑर्डर्स, और जब वो ऑर्डर्स फुलफिल हो जाएंगे तो फिर वहां से मार्केट नीचे चली जाएगी। ब्रेकआउट का मैंने अभी आपको थोड़ी पहले बताया था कि जी ब्रेकआउट का क्या तरीका है, आप कैंडल्स क्लोज होने का वेट करेंगे, जब अगली कैंडल्स जो है वो आपके रेजिस्टेंस जोन से ऊपर क्लोज होंगी, नेक्स्ट कैंडल मतलब एक तो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद वाली कैंडल ऊपर क्लोज होगी, तो आप फिर सेल करेंगे वरना नहीं करेंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव चाहिए। अगर जाके कैंडल टचेस कर रही हो रेजिस्टेंस को और आपको लग रहा हो कि ऊपर जो छोटी कैंडल्स बन रही हैं
वो ब्रेकआउट दे देंगे, नहीं दिस इज नॉट ब्रेकआउट। आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स की मूवमेंट चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल मूव करेगी, ऊपर जाके क्लोज होगी, तो आपको अंदाजा होगा कि हाँ जी बायर जो है वो इसके अंदर अवेलेबल है एंड बायर्स आर इंटरेस्टेड कि जो कॉइन है या जो भी कमोडिटी है, कोई भी चीज़ है, वो मार्केट में ऊपर जाए या मार्केट में नीचे आए। तो ये बेसिक सी साइंस है, इसकी बेसिक सी लॉजिक है। मैं इंडिविजुअल तौर पे अगर इफ समबडी इज इंटरेस्टेड तो मैं बता दूंगा, प्राइस एक्शन में आरएसआई के साथ भी दिखा दूंगा। क्योंकि कल मैं आप लोगों को एक लेक्चर में बता रहा था कि आरएसआई जो है वो को रिलेटेड टू प्राइस एक्शन है। तो अगर आपको कैंडल्स नहीं समझ में आ रही हैं, आप आरएसआई का जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है उसके ऊपर रख के 1 घंटे में देख सकते हैं, एक दिन में देख सकते हैं कि वो जिस तरह का परफॉर्म कर रही होगी वैसे ही कैंडल्स परफॉर्म कर रही होंगी। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट ऊपर गई है कि नीचे आ रही है, नीचे गई है तो ऊपर आ रही है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। अगर इसी तरह वो किसी पॉइंट पे आके एक जगह खड़ी होकर घूमे जा रही है, तो उससे आपको ये अंदाजा हो सकता है कि भाई वो मार्केट बिल्डअप कर रही है, अपने रेजिस्टेंस पे है कि कहाँ है। जैसे एमए का भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए 20 mm यूज करते हैं। 20 mm भी अगर मार्केट कंसोलिडेट हो रही हो तो बहुत ब्राइट चांसेस है कि मार्केट पंप कर जाएगी। लेकिन ये बात हो रही है रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर, अगर ये सपोर्ट पे खड़ी है ये सिनेरियो, तो मार्केट डंप कर जाएगी। तो वाइस वर्सा है ये, ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो इसको अलग अलग ही रख के चलिएगा। अगर ये सपोर्ट पे है तो इसी तरह होगा, रेजिस्टेंस पे है तो भी इसी तरह होगा। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी, ऐसा भी होता है कि हमें अंदाजा नहीं होता रेजिस्टेंस में बैठा, लेकिन वहाँ पे सेलर ज्यादा तो सेलर एक्यूमुलेट करके मार्केट को डंप कर देते हैं। तो हमेशा प्राइस एक्शन को ख्याल में रखिएगा, उसके बाद कीजिएगा। फिर सेकेंडली मैंने टाइम फ्रेम का जिक्र किया था, इसमें टाइम फ्रेम आ रहा है, ये खैर अलग टाइम फ्रेम्स है, इनसे लेना देना नहीं, बहुत बड़े टाइम फ्रेम्स है, पोजिशनल ट्रेडिंग है इन सब के लिए बहुत बेहतर है। देखिए अगर 1 घंटे की ट्रेड करनी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ, 1 दिन का या 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखेंगे। इसी तरह अगर 15 मिनट की ट्रेड करनी है तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखें, बहुत शौक है तो 2 घंटे का देख लें, इससे ज्यादा नहीं। आपको उस पूरे पिक्चर के अंदर समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली मार्केट चल क्या रही है। तो जितना जूम आउट करके देखेंगे आपको मार्केट की पिक्चर उतनी क्लियर होगी, जितना जूम इन करके देखेंगे आपको कैंडल्स का पैटर्न समझ में नहीं आएगा। जूम आउट करने से ये होता है कि आपको मार्केट प्रॉपर ऊपर नीचे जाते हुए नजर आ रही होती है। छोटे टाइम फ्रेम में ये होता है कि आपको सिर्फ छोटा सिनेरियो नजर आ रहा होता है कि मार्केट कर क्या रही है और कैसे कर रही है। तो इस चीज को बहुत ख्याल रखिएगा। इस टाइम फ्रेम का जो मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, इस टाइम की फ्रेम के सिनेरियो के अलावा काम नहीं कीजिएगा। अगर आपने 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोला है और जूम आउट किया हुआ है, आपको नजर आ रहा है उसमें मार्केट नीचे जा रही है, आपको प्राइस एक्शन बता रहे नीचे जा रहा है, आपने कोई भी इंडिकेटर प्लेस किया वो आपको बता रहा है मार्केट नीचे जा रही है, तो आप 15 मिनट के अंदर भी उसी चीज को प्रेफरेंस देंगे। अगर वहां पे 1 घंटे में कंसोलिडेशन में खड़ा हुआ है, तो 15 मिनट में आपको पता चलेगा कि मार्केट जो है वो कहाँ जाने वाली है और कहाँ नहीं जाने वाली है। तो ये ना चीजें बहुत सिंपल सी हैं। डोंट क्रिएट के जी आपके जहन में ये सवार हो जाए, ये सर पे चढ़ जाए। इनको ना जितना सिंपल रख सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर है, जितना आसान रख सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर है। ट्रेड सेटअप करने के लिए इन द एंड सब चीजें आगे पीछे छोड़ के मैं आपको सिर्फ 3 चीजें बता रहा हूँ। जस्ट मास्टर दीज 3 थिंग्स। अगर आप लोग ये 3 चीजें मास्टर कर लेते हैं तो यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अगर आप ये 3 चीजें मास्टर नहीं करते हैं तो आपके लिए ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू। सबसे पहली चीज दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको प्राइस एक्शन पता हो। प्राइस एक्शन यानी कि कैंडल्स की फॉर्मेशन क्या कहती है, कैसे कहती है, किस तरह कहती है और हर कैंडल का मतलब क्या है। आई होप कि इसके अंदर आपको समझ में आया हो। मैंने पहले वर्बली भी बताया था कि 4 कैंडलस्टिक्स के पैटर्न है, फॉर्मेशन है, कौन सा कितना बुलिश है, कौन सा कितना बेरिश है। ये चारों कैंडल आपको मार्केट पिक्चर दे रहे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये, सेकंड इम्पोर्टेंट चीज कि हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, आपको पता चला मार्केट चल कहाँ रही है। तो उसके लिए आसान तरीका, आसान सोल्यूशन, जूम आउट करें जितना चार्ट कर सकते हैं जहां तक आपकी विजिबिलिटी हो। अगर आप टाइम फ्रेम चूज करें कि जी आपको 15 मिनट की ट्रेडिंग करनी है, तो आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोल लें, आप उसको जूम आउट करें, उसके अंदर आपको नजर आ जाएगा कि मार्केट कहाँ जा रही है और कहाँ नहीं जा रही है। अगर आपको नजर आता है मार्केट नीचे जा रही है, तो आप 15 मिनट के अंदर जाके अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्लेस करें, उसी के हिसाब से आप ट्रेड एडजस्ट करें और फिर पिक करें। अगर मार्केट एक दिन में नीचे है तो आप नीचे की ही ट्रेड ढूंढेंगे, अगर एक दिन में मार्केट ऊपर है
तो आप मार्केट ऊपर की ही ढूंढेंगे। तो अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड को प्रेफरेंस दें, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड को प्रेफरेंस दें, ना कि उसके ऑपोजिट मूव करें। क्योंकि ऑपोजिट मूव करने का मतलब ये है कि आप अपने आप को मार्केट में स्टकअप कर रहे हैं, या तो आप अपना स्टॉप लॉस हिट करवा रहे हैं, या आप लिक्विडेट हो रहे हैं। तो सेकंड चीज जो मार्केट में ट्रेड के लिए है, दैट इज फर्स्ट इज प्राइस एक्शन, जो मैंने आपको कैंडल स्टिक्स का बता दिया। सेकंड इज ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइन के साथ साथ चार्ट पैटर्न भी चल रहे होते हैं। चार्ट पैटर्न से आपको ब्रेकआउट और इन सब चीज़ों का पता चल जाता है कि जी ब्रेकआउट कब होना है, कब नहीं होना है, कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको चार्ट पैटर्न इतने अहमियत के हामिल नहीं पड़ेंगे। बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बन रहा होता है तो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन भी वैसे ही दे रहा होता है वो, जिसमें अच्छा पोटेंशियल होता है और इम्पल्सिव मूव्स होती हैं। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इतनी नहीं होती हैं, तो इसलिए वो आपको इस तरह का पोटेंशियल रिजल्ट नहीं दे रहे होते हैं। खैर, ये तो हो गया दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। अगर आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन खुद प्लेस नहीं होती है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मैंने आपको इंडिकेटर बताया हुआ, पिवट हाई एंड लो, इसके अलावा लेफ्ट सर्वो के बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, पिवट पॉइंट्स के इंडिकेटर्स हैं, स्विंग हाई लो इंडिकेटर्स हैं। ये सब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जनरेट करके देते हैं। मैंने आपको इसके अलावा एक वो भी बताया है कि अगर आप लाइन चार्ट में आ जाएं तो लाइन चार्ट में जो शार्प पॉइंट्स आए हुए हैं आप उनको एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप उनको भी इस तरह प्लेसिंग कर सकते हैं, उसको प्लेस आउट कर सकते हैं, उसको उस टाइम फ्रेम पर लगा सकते हैं, और उसको लेके आप अपनी ट्रेड को पिक और वो कर सकते हैं। ये तीन चीजें हैं टोटल मार्केट में, इसके अलावा कुछ ही नहीं है। हजारों इंडिकेटर्स मौजूद हैं, हजारों स्ट्रेटजीज मूव है, वो लोगों ने आसानी के लिए बना ली है। इफ समबडी सेज टू यू के जी मैं 100% गारंटी पैसा बनाता हूँ, तो अनरियलिस्टिक और इम्पॉसिबल सी बात है। तो ट्रेडिंग करने के लिए ये तीन चीजें आपको आनी चाहिए। दीज आर द बेसिक्स। ये आर्ट है इसी का। अगर आपको ये तीन चीजें नहीं आती हैं, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, आप ट्रेड में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि जी एक दिन दो दिन में रट जाएगा, सीख जाएंगे। आप इसको जितना भी पढ़ लें, आप इसको मास्टर तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आप इसको प्रैक्टिकली स्क्रीन के ऊपर देख के प्लेस ना करें, या स्क्रीन पर देख के आप इस पर काम ना करें। तो एक चीज ये जहन नशीन कर लें आप लोग, ये बहुत जरूरी है और बहुत अहमियत की हामिल है। लास्टली जो सबसे बड़ा, मैं साइकोलॉजी की बात करता हूँ, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं। ये चीज भी आप अपने जहन नशीन कर लीजिएगा। ये अगर किसी ने नहीं बताई है या नहीं समझ में आ रही है तो उसको समझने की कोशिश करें। देखें, एक तो आपको चाहिए मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसे मिलेगी आप लोगों को? जो चीज़ आपका दिल खुश करती है आप वो काम करें, यू विल बी ग्रेटफुल। आप खुश होंगे जब आपका दिल मुतमईन होगा, आप माइंड से रिलैक्स्ड होंगे, तो आपके लिए फिर चार्ट खोल के देखना और उसको ट्रेड या सेटअप बनाना विल बी वेरी इजी। सेकंड और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके, या लाइफ के अंदर जो कुछ आप कर रहे हैं, या आपके जो सिनेरियोज हैं, वो सारे के सारे ट्रेडिंग से रिलेट नहीं करते हैं। ट्रेडिंग का माइंडसेट इज टोटली डिफरेंट, साइकोलॉजी इज टोटली डिफरेंट। दिस इज समथिंग दैट इज सेकंड वर्ल्ड आप कह लें या आउट ऑफ द वर्ल्ड कह लें। इसका आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस से कोई लेना देना नहीं है। इट्स टोटली अबाउट पेशेंस गेम, इट्स टोटली अबाउट डिसिप्लिन। अगर आप में डिसिप्लिन है, आप में पेशेंस है, आप जज्बाती नहीं है, आप भाग दौड़ नहीं करते हैं, आपको तेजी नहीं है भागने में, आपको जल्दबाजी नहीं है, आपको लालच नहीं है, तो यू कैन बी अ गुड प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आप महीनों के अंदर बहुत पैसा बना सकते हैं। और अगर आप नहीं है, आपके अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, आप अपने अंदर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़, तो ट्रस्ट मी, बिलीव मी, अब सालों लगे रहें, ये मार्केट आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। ये आपको यहीं गिरे रखेगी और एट द एंड आप बोलेंगे अंगूर खट्टे हैं। तो प्लीज लुक इनटू इट, ये चीज़ें देखें, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये आपके लिए आसानी पैदा करेंगी और आप ही के लिए ये वो करेंगे। बाकी इन फ्यूचर इफ यू नीड एनी असिस्टेंस फ्रॉम मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। जब आप लोगों के बेसिक्स हो जाएं, समझ में आ जाए, आई एम प्लानिंग टू टेक अ स्मॉल रिव्यू टेस्ट फ्रॉम यू ऑफ यू गाइस, कि आप लोग कहाँ खड़े हैं, कहाँ नहीं खड़े हैं। फिर कल मैं आप लोगों को दिखा रहा था, मेरी एक स्ट्रेटजी है जो कि मैंने बनाई हुई है, जिसकी एक्यूरेसी भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, जो कि मैंने खुद बैठ के मुख्तलिफ रैंडम इंडिकेटर्स और आगे पीछे ये वो थ्रू AI जनरेट की है। रिजल्ट आपके सामने, उस पर ट्रेड कैसे पिक करनी, कैसे करनी, दैट आई कैन गिव टू यू। लेकिन वो तब तक नहीं दूंगा जब तक मुझे ये अंदाजा नहीं हो जाएगा कि आप लोग जो है वो बेसिक्स जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आई बी होपिंग टू हियर फीडबैक फ्रॉम यू। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। अल्लाह हाफिज।